चलें जी स्टार्ट करते हैं। हमने कल चैप्टर 1 हमारा विद पास्ट पेपर्स कंप्लीट हो गया था। आगे चलते हैं और अब हम अपने हेड्स ऑफ इनकम पे मूव करते हैं। हम पढ़ के आ चुके हुए हैं, हमने देखा था हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है, जिसमें हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी आता है, हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आएगा, हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस आएगा, हमारे पास इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस आएगा, हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आएगा। अगर हम इन सब को जमा करें तो हमारे पास क्या आती है, बेसिकली हमारी टोटल इनकम जो है वो आ रही होती है। जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपके न्यूमेरिकल्स के रिक्वायरमेंट में जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आपने टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम जो है उसे क्या करना है, फाइंड आउट करना होता है। अब हम इन हेड्स की तरफ मूव करेंगे, लेकिन आपने एक चीज़ देखनी है कि न्यूमेरिकल्स तो हमें आने हैं। हमारे पास 1, 2, 3 और 4, ये 4 हेड्स कंबाइन करके हमारे पास अप टू 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल आना है। और ये जो बिज़नेस है इसका हमारे पास बिल्कुल इंडिपेंडेंट न्यूमेरिकल जो है वो आएगा और इसकी वेटेज जो है वो 20 नंबर की होती है, जिसमें बिज़नेस के साथ बाकी हेड्स भी वो एक आधी एडजस्टमेंट मर्ज करता है। तो आपको 2 न्यूमेरिकल्स जो है वो इनकम टैक्स से मिलने ही मिलने हैं, तो ऑलमोस्ट 35 नंबर के आपको पेपर में आएंगे। इसमें ये जो 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा, इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि 70% एरिया आपका किसका होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी का होता है। 70% सवाल जो है वो आपका न्यूमेरिकल्स में एडजस्टमेंट जो है वो किस में से आएंगी, आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी में से आ रही होंगी। तो हम स्टार्ट सैलरी से करेंगे, 4 हेड्स ऑफ इनकम करके फिर हम कहाँ मूव करेंगे, बिजनेस की तरफ जो है मूव कर रहे होंगे। ये चैप्टर जो है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी, ये न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें से पूछेंगे तो क्या थ्योरेटिकल सवाल आते हैं, द आंसर इज़ नो। ये वाही चैप्टर है जिसमें से आप फॉर श्योर कह सकते हैं कि आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो हैं वो ना होने के बराबर है, लेकिन न्यूमेरिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिसका सैलरी अच्छी तरह तैयार हो जाए वो न्यूमेरिकल 70% जो है वो ठीक कर देते हैं और उसके मार्क्स भी आ जाते हैं। तो आपका पेपर पास, अगर आप पूरे इनकम टैक्स को देखें तो सैलरी और बिज़नेस, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो का पेपर पास कराती हैं। सैलरी, बिज़नेस, सेल्स टैक्स, पेपर पास। और इसमें से अगर कोई भी चीज़ वीक है आपका पेपर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो हम अब इसकी तरफ क्या करते हैं, हम इसको मूव करते हैं और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर नंबर 1 जो है वो बेसिकली पढ़ के आए थे और उसमें हमने सारा डिस्कस किया कि हमारे पास इंडिविजुअल पर्सन के टाइप्स क्या है, हमने उसको देखा, रेजिडेंट है, टैक्स ईयर है, हमने उसको डिस्कस किया। ये सारा कुछ हम डिस्कस करके आए थे। ये जब भी हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हमने ये सारा उसका बायोडाटा, इसकी प्रोफाइल जो है वो हमने लिखनी होती है। इसको हम पढ़ के आए हैं। हमें पता है इंडिविजुअल कौन है, हमें पता है रेजिडेंट कब होता है कब नहीं होता, हमें पता है एओपी क्या है, रेजिडेंट कब होगी कब नहीं होगी, हमें इस चीज़ का भी पता है। टैक्स ईयर का क्या मतलब है, हमें इस चीज़ को ही पता है। हमारे सिलेबस में एओपी और इंडिविजुअल, इन दोनों की टैक्सेशन हमारे सिलेबस का पार्ट है। कंपनी की टैक्सेशन के लिए आपको C5 में जाना पड़ेगा, कब जाएंगे आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो इसलिए कैफ में आप सिर्फ 2 की सीखेंगे टैक्सेशन, वो किसकी है, डैट इज़ इंडिविजुअल की और एओपी की। ये जो सारा उसका नाम पता, ये सारा कुछ हम सीख के आ गए। हमें पता है कि टैक्स ईयर क्या है। अगर टैक्स ईयर 2025 लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये 30 जून 2025 से ख़त्म होगा। अगर आगे लिखा हुआ है रेजिडेंट, इसका मतलब क्या है, इसका स्टे जो है 183 डेज से जो है वो ज़्यादा हो चुका है। तो ये चीज़ सारी हम क्या करके आए हैं, डिस्कस करके आ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट हेड ऑफ इनकम है, डैट इज़ इनकम फ्रॉम सैलरी। इसको लेके चलेंगे। आपके न्यूमेरिकल्स की बेस है ये। जिसका सैलरी अच्छा हो जाए और जिसका सैलरी के न्यूमेरिकल्स करने आ जाए उसको इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल्स करने आ जाते हैं। बिकॉज आपके न्यूमेरिकल्स की सारी जो बेस बनेगी वो यहाँ से बनेगी। फॉर्मेट कैसे लिखना है, आपने चीज़ें कहाँ पे ऐड करनी है, तो इसको ज़रा आपने न्यूमेरिकली बहुत अच्छी तरह याद करना है। इसमें रूल्स हैं,
सारा इस चैप्टर एप्लीकेशन बेस्ड है और ये जिसका तैयार हो जाए उसका पेपर जो है वो तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें कितनी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं या किसके लिए कैलकुलेट हम कर रहे होंगे। सैलरी किसको मिलती है? एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय क्या करता है? वाह, मतलब आप काम करेंगे आपको क्या मिलेगी? सैलरी मिल रही होगी। सैलरी कौन पे करता है? एम्प्लॉयर करता है। इसका मतलब अगर आप देखें तो इसमें दो पार्टीज़ जो हैं वो हम यहाँ पे लेके चलेंगे। टू पार्टीज़ रिलेशनशिप जो है वो इसमें इन्वॉल्व होगा। एक वो जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉय, दूसरा वो जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय कौन है? काम करने वाला, मतलब जिसको आपने हायर किया है, जिसको आप तनख्वाह पे कर रहे हैं, जिसको आप सैलरी पे कर रहे हैं और उससे आप काम करवा रहे हैं, वो मेरा क्या कहलाएगा? एम्प्लॉय कहलाएगा। और दूसरा मेरे पास कौन आएगा? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन होता है? जिसने हायर की है, जो काम करवा रहा है, जो सैलरी पे कर रहा है, जो रेम्यूनरेशन पे कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? एम्प्लॉयर कहते हैं। मुझे खुद बताएं यहाँ पे हम किसकी इनकम की बात करेंगे? एम्प्लॉयर की कि एम्प्लॉय की? एम्प्लॉय की। ये पूरा हेड ऑफ इनकम किसके लिए है? एम्प्लॉय के लिए, बिकॉज सैलरी कौन कमाएगा? एम्प्लॉय। जो सैलरी पे कर रहा है वो एम्प्लॉयर है, उसके लिए हम जाके पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस। बट यहाँ पे सारी हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? एम्प्लॉय का, कि भाई उसको सैलरी में जो जो मिल रहा है वो हमने क्या करना है? इसका पार्ट बनाना है। अगर हम इसके मॉडल की बात करें कि सैलरी में क्या कुछ आता है, तो ये बेनिफिट्स मॉडल के ऊपर चलता है। मैं आपको चैप्टर बुक से इसलिए करवाऊंगा बिकॉज इसको जितना अच्छा कर लेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। और कोशिश करके आपने बुक के ऊपर हर चीज़ जो है वो वहाँ पर जहाँ कहूँगा मेंशन करते जानी है, हाईलाइट करते जाना है, ताकि आपको रिवाइज करते हुए प्रॉब्लम ना हो। इवन आप जब चैप्टर के एंड पे जाएंगे आपको उसकी समरी भी मिल जाएगी। इवन जो हम लास्ट चैप्टर करके आए हैं, अगर आप देखें उसकी भी समरी जो है वहाँ पे मौजूद, अगर आप उसको पढ़े पूरा चैप्टर जो है आपका वो रिवाइज हो जाता है। तो अगर हम इसका मॉडल बात करें कि भाई इसमें किस तरह से हम करेंगे, तो इसमें सिर्फ हम क्या लेते हैं? इसमें हम सिर्फ और सिर्फ जो कैलकुलेट करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट्स, फ़ायदे जो एम्प्लॉयर की तरफ से मिल रहे हैं वो सारे किसका पार्ट बनाने हैं? हमने सैलरी का पार्ट बनाने हैं। मतलब वो तमाम बेनिफिट्स जो आपको एम्प्लॉयर की तरफ से मिलेंगे वो किसका पार्ट बनेंगे? आपकी सैलरी का पार्ट बनेंगे। हमारी सारी कैलकुलेशन जो है वो इसके बारे में होगी। फिर ये वाहिद हेड ऑफ इनकम है जिसमें से कोई किसी किस्म की डिडक्शंस, कोई किसी किस्म के एक्सपेंडिचर्स जो हैं अलाउ नहीं है। क्या कभी आपने ज़िंदगी में सुना है कि जी तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? वो कह जी 70,000 तनख्वाह है, आने जाने का लगता है मेरा 15,000 रुपया, तो इसलिए सैलरी मेरी 55,000 है। कभी सुना है ऐसे? नहीं होता। सैलरी में से रिमेंबर कोई एक्सपेंसेस अलाउ नहीं है। या तो चीज़ ऐड होगी या नहीं होगी। आप इसमें से एक्सपेंसेस लेस नहीं करवा सकते। आप इसमें से ये नहीं कर सकते कि 100 की चीज़ मिली है, 15 का खर्चा आया, 85 ऐड करते हैं, आप इसमें नहीं कर सकते। या तो 100 ऐड होगा या 100 ऐड नहीं होगा, इसमें एक्सपेंसेस नहीं आते। गॉट इट? फिर हमने यहाँ पे देखा कि दो पार्टीज़ हैं, एक एम्प्लॉय है और दूसरा कौन है? एम्प्लॉयर है। इन दोनों में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, उसको हम क्या कहते हैं? एम्प्लॉयमेंटशिप रिलेशन कहते हैं। एक असूल याद रखना है आपने, एम्प्लॉयमेंटशिप रिलेशन के तहत कोई भी बेनिफिट अगर एम्प्लॉय को मिल रहा है वो उसकी सैलरी का पार्ट है। ये बहुत क्लियर है। एम्प्लॉयमेंटशिप रिलेशन के तहत कोई भी बेनिफिट जो एम्प्लॉय को मिल रहा है वो किसका पार्ट है? उसकी सैलरी का पार्ट है। ये रिलेशनशिप बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जिस्ट करना चाहिए कि भाई वो जो आपको बेनिफिट दे रहा है वो कौन है? आपका एम्प्लॉयर है, वो आपका मालिक है, आप उसके स्लेव हैं, वो आपको पैसे दे रहा है, बेनिफिट्स दे रहा है, वो सारा क्या होगा? आपका ऐड हो रहा होगा। अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंटशिप में, तो एम्प्लॉयमेंटशिप में क्या कुछ आता है? तो काम कर रहे हैं, आपकी एम्प्लॉयमेंटशिप है। और इसमें क्या कुछ आएगा? एम्प्लॉयमेंटशिप इंक्लूड्स द डायरेक्टरशिप और अदर ऑफिस इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। कि अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हैं या आप कंपनी के मैनेजमेंट के कोई भी ओहदा लेके बैठे हुए हैं, इसका मतलब आप उसके एम्प्लॉयमेंटशिप में है। इवन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, अगर आपको उसकी फ़ी मिल रही है अटेंड करने की, वो भी किसका पार्ट बनेगी? आपकी सैलरी का पार्ट बनेगी। बिकॉज जो डायरेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं? हमारे एम्प्लॉय जो हैं
वो कंसिडर हो रहे होते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके अलावा कोई भी ऐसी पोजीशन, कोई भी ऐसा ओहदा जिसकी वजह से आपको फ़िक्स रेम्यूनरेशन मिल रही है या आपको कोई भी असर्टेनेबल फ़िक्स नहीं है बट कमीशन की फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में मिल रही है, वो भी क्या होगी, आपकी इसका पार्ट बन रही होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेल्स डिपार्टमेंट में जो है वो काम करते हैं और आपको फ़िक्स सैलरी भी मिल रही है, आपको सेल्स करने पे कमीशन भी मिल रही है, वो कमीशन में किसका पार्ट बनेंगी, आपकी सैलरी का पार्ट बनेंगी। उसके अलावा अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, मतलब ये MNAs होते हैं, MPAs होते हैं, सरकारी मुलाजमीन होते हैं, ये भी किस में आते हैं, एम्प्लॉयमेंटशिप में आते हैं। MNAs को क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। इवन आपके PM को भी क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, तो वो भी किस में है, एम्प्लॉयमेंटशिप में आ रहा होता है। तो ये आपकी क्या है, एम्प्लॉयमेंटशिप पे। ये डेफिनेशन आपने याद करनी नहीं है, आपने इसको पढ़ना है, दैट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। क्रैम करने की इसको नीड नहीं है। हमने जब एम्प्लॉयमेंटशिप की बात करनी है या सैलरी की बात करनी है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमने देखना है कि आप में एम्प्लॉयमेंटशिप रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, कि एक आपका एम्प्लॉयर है जो आपसे काम करवा रहा है, दूसरा आपका एम्प्लॉय है जो आपको काम करके दे रहा है, तो ये रिलेशन जो है आप में एग्जिस्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो परमानेंट फैकल्टी मेंबर्स होते हैं ये आपके एम्प्लॉय होते हैं, आप इनसे जब चाहें जितना भी चाहें काम करवा लें, ये आपके एम्प्लॉयमेंटशिप में आते हैं, आप उन्हें पेमेंट कर रहे हैं, वो क्या बनेगी, उनकी सैलरी का पार्ट बनेगी। लेकिन जो विजिटिंग फैकल्टी मेंबर्स होते हैं वो आपकी सैलरी पे नहीं होते, वो आपके पे रोल पे नहीं होते, उसका और आपका कोई एम्प्लॉयमेंटशिप रिलेशन नहीं होता। आप उसे पे कर रहे हैं लेकिन वो उसके लिए सैलरी की पार्ट नहीं बनेगी, वो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट जो है बन रही होगी। सिमिलरली फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस है, वहाँ पे एक आपने इलेक्ट्रिशियन रखा होगा जिसको सैलरी पे कर रहे हैं, बिजली ख़राब होती है, बल्ब ख़राब होता है, वट जो भी काम होता है वो कर देता है, ठीक, उसको सैलरी पर मंथ मिल रही है, वो क्या है, उसकी सैलरी का पार्ट है। लेकिन आपका इलेक्ट्रिशियन छुट्टी पे है और बल्ब ख़राब हो जाता है, आप बाहर से जाते हैं, इलेक्ट्रिशियन ले आते हैं, उससे ठीक कराते हैं, पेमेंट कर देते हैं। यहाँ भी पेमेंट इलेक्ट्रिशियन को की है आपने, बट ये सैलरी का पार्ट नहीं बनेगी। क्यों? बिकॉज वो आपके पे रोल पर नहीं है, वो आपकी एम्प्लॉयमेंटशिप में नहीं आ रहा होता। ठीक है, अब ज़रा स्टार्ट से लेके एग्जाम्पल नंबर 2 तक पढ़ें, फिर हम आगे चलते हैं बेसिस ऑफ टैक्सेशन के ऊपर। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं हमारी इसकी बेसिस ऑफ टैक्सेशन क्या है, किस मेथड के मुताबिक हम क्या करेंगे, इसको टैक्स करेंगे। आप लोग अकाउंटिंग पढ़ के आए होते हैं और आप लोगों ने अकाउंटिंग में 2 मेथड्स सीखे होते हैं जिनको हम कहते हैं मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। एक आपका होता है कैश बेस्ड और दूसरा आपका होता है एक्रूवल बेस्ड। इन दोनों का डिफरेंस पता है क्या होता है? पता है ना, IIT से पढ़ के आए होंगे, पास करके यहाँ तक पहुँचे हैं। कैश बेस में हम क्या हो देखते हैं कि जब आपका कैश डेबिट होता है, मतलब रिसीव होता है, हम इसको अपनी इनकम मानते हैं। जब आपका कैश क्रेडिट होता है, जब चला जाता है, हम इसे क्या मानते हैं, एक्सपेंस जो है वो कंसीडर कर रहे होते हैं। एक्रूवल बेसिस में कैश हमारे लिए रेलिवेंट नहीं होता। जब इनकम एक्रू हो गई हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, जब एक्सपेंस एक्रू हो गया हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, पेमेंट हम इसको नहीं देख रहे होते। टैक्स में भी 2 ही मेथड हैं, एक है आपके पास एक्रूवल बेस्ड
और दूसरा हम यहाँ पे लेके चलेंगे, उसको कैश बेस नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, रसीट बेस कहेंगे। क्या कहेंगे, रिसीट बेस कहेंगे। आपने याद रखना है कि आपका जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, ये तीन जो है आपके एक्रूवल बेसिस के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे। और जो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये दो हेड्स ऑफ इनकम है, ये आपके रिसीट बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो हमारे पास दो जो हैं वो क्या है, बेसिस हैं, एक्रूवल बेसिस हैं, और दूसरी हमारे पास कौन सी है, रिसीट बेसिस जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, लेकर चल रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ रिसीट। देखिए रिसीट बेसिस का मतलब आप अगर इसको आसान अल्फाज में कहें, वही कैश बेसिस, कैश जो मिल रहा है उसे हम क्या कहते हैं, रिसीट बेसिस कहते हैं। सैलरी और अदर सोर्स दोनों किसके ऊपर टैक्स होंगे, ये रिसीट बेसिस के होंगे। लेकिन रिसीट कहते किसे हैं, देखिए रिसीट को याद करने के लिए, रिसीट बेसिस की डेफिनेशन को याद करने के लिए आप ये एक्रोनिम याद कर लें, मैप, MAP। रिसीट इज इक्वल टू मैप। क्या, रिसीट इज इक्वल टू मैप। M से बनेगा मेड अवेलेबल, A से बनेगा एक्चुअली रिसीव्ड, P से बनेगा पेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। ये तीनों चीज़ें क्या है, रिसीट है। मतलब आपको पैसे दे दिए हैं, सिर्फ यही रिसीव नहीं है, इसके अलावा भी चीज़ें जो हैं वो क्या होंगी, हमारी रिसीट ही कंसीडर होंगी। जैसे पहला पॉइंट है मेड अवेलेबल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेड अवेलेबल, कि भाई आपको एक चीज़ इशू कर दी गई है, इशू कर दी गई है, आप इन कैश ना करवाएं, आपकी इनकम का पार्ट है। फॉर एग्जांपल आपको 28 जून 2025 को आपका एम्प्लॉयर जो है चेक दे देता है, उसने आपको चेक हैंड ओवर कर दिया, आपने इन कैश ही नहीं करवाया, आप जाकर उसको इन कैश करवाते हैं अगस्त में। अब आप ये नहीं कहेंगे कि जी मैंने तो अगस्त में इन कैश करवाया तो मेरी ये अगस्त की इनकम है, नहीं, आपको वो किस दिन अवेलेबल हुआ था, जून में। तो जिस दिन वो आपको अवेलेबल हो गया था उसी मंथ में हम क्या करेंगे, आपकी इनकम का पार्ट बनाएंगे। तो ये है मेड अवेलेबल। सेकंड है एक्चुअली रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, कि भाई एम्प्लॉय को पैसे मिल गए हैं, आप बेनिफिट एसेट कैश लेके बैठ गए हैं, दैट इज ऑल्सो योर इनकम, आप लेके चलेंगे। फिर है पेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, के एम्प्लॉय के कहने पे हमने पे कर दिया। फॉर एग्जांपल आपने किसी क्लब की मेंबरशिप ली हुई है, आप उसकी हर महीने 10,000 पे कर रहे हैं, आपने आके अपने एम्प्लॉयर को कह दिया कि सर मेरी सैलरी में से 10,000 रुपया ना आप डायरेक्टली क्लब को पे कर दिया करें, वो क्या करेगा, पे कर देगा। उसने क्लब को पे किया, किसके कहने पे, आपके कहने पे, तो इनकम किसकी होगी, आपकी इनकम होगी। आपने एक जगह से गाड़ी किस्तों पे ली हुई है, बैंक से लीज पे गाड़ी ली हुई है, और आपने क्या किया अपने एम्प्लॉय को, सर मैंने पे करनी होती है, आप एक काम करें पैसे काटे खुद ही मेरे बिहाफ पे पे कर दें, तो वो आपके बिहाफ पे किसको पे कर रहा है, बैंक को पे कर रहा है। डैट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ योर सैलरी, कि आपकी पेमेंट थी, आपके कहने पे की जा रही है, तो किसका पार्ट बनेगा, सैलरी का पार्ट बनेगा। उसके अलावा आप शपाटर हैं, आप तकरीबन लाहौर के हर सिग्नल जो है वो तोड़ते हैं, और सेफ सिटी में आप क्या हो गए हैं, हाईलाइट हो गए हैं, पकड़े भी नहीं जाते। अल्टीमेटली क्या किया उन्होंने, ढूंढ ढांड के आपके जो है एम्प्लॉयर के एड्रेस पकड़ लिया, उसके पास पहुंच गए कि भाई इसका फ़ाइन तुम पे करो। तो एम्प्लॉयर ने आपका फ़ाइन पे कर दिया, किसका फ़ाइन था, आपका था, बाय द लॉ एम्प्लॉयर ने पे किया, तो वो भी किसका पार्ट बनेगा, आपकी सैलरी का पार्ट बन रहा होगा। तो रिसीट की डेफिनेशन याद रखने के लिए आपने सिंपल एक चीज़ याद रखनी है, व्हाट इज़ रिसीट, रिसीट इज इक्वल टू मैप। एम से बनेगा मेड अवेलेबल, ए से बनेगा एक्चुअली रिसीव, पी से बनेगा पेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। अगर आपको मैप याद हो गया तो आपको रिसीट की डेफिनेशन जो है याद हो जाएगी। तो पूरे इनकम टैक्स में जहाँ जहाँ पे डेफिनेशंस आएंगी हम इस तरह के एक्रोनिम्स ही इस्तेमाल करेंगे उनको याद करने के लिए। तो रिसीट क्या होता है, बेसिकली मैप होता है। जैसे हम इन तीनों पॉइंट्स की एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक्चुअली रिसीव की है, मिस्टर ए हैज़ रिसीव द सैलरी इन कैश, मिस्टर ए को कैश में सैलरी मिल गई है, तो ये रिसीट है, वाकई उसको मिल गई, जिस दिन मिलेगी हम उससे क्या करेंगे, सैलरी का पार्ट बना देंगे। फॉर एग्जांपल आपको सैलरी मिल जाती है 28 जून को, आप क्या सर देखें वो स्टार्टिंग में सैलरी मिल गई जून के एंड पे भी आपने दे दी है,
ठीक है, आपको रिसीट होगी, आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगी। अक्सर जो छोटी कंपनीज होती हैं टैक्स से बचने के लिए ना, पेमेंट्स वगैरह शो करने के लिए, अपने एक्सपेंसेस बढ़ाने के लिए इस तरह की पंगे करती होती हैं कि वो ईयर एंड 30 जून है, तो वो जो सैलरी जुलाई की पे करनी, जुलाई में जाके, वो भी कब पे कर देते हैं, जून में पे कर देते हैं। अपने अकाउंट्स जो हैं उनका बैलेंसेस कम शो करने के लिए वो तो कर देते हैं। फंसता कौन है? एम्प्लॉय। बिकॉज अगर एम्प्लॉय के अकाउंट पैसे आ गए, वो जिस दिन आ गए वो क्या है, रिसीट बेसिस है, और वो क्या होगी फिर, टैक्सेबल हो जाएगी। फिर सी पढ़ते हैं मेड अवेलेबल टू पर्सन, के एम्प्लॉयर ने चेक इशू कर दिया। अब आपको चेक आपकी जेब में है, आप इन कैश करवाएं या ना करवाएं, क्या कंसिडर होगा, आपकी इनकम ही कंसिडर होगी। आपको उसने कोई गाड़ी दे दी है, आप लें या ना लें, उसने कहा यार एसी ले जाना, एसी पड़ा हुआ है आप नहीं लेके गए, उसने इशू कर दी है, डैट इज़ अ बेनिफिट, आपकी सैलरी में क्या होगा, ऐड होगा। फिर अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन, कि आपके कहने के ऊपर पेमेंट हो रही है, मतलब आपकी सैलरी से प्रोविडेंट फंड के पैसे काट रही हैं, यही है। आपकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर पैसे काट किसी और को पे किए जा रहे हैं, या बाय लॉ आपको पैसे काट के किसी को पे कर दिए, तो ये सारा क्या कहलाएगा, आपका रिसीट कहला रहा होगा। एग्जाम्पल पढ़ लें, फिर नीचे हम एग्जाम्पल जो है उसको डिस्कस करते हैं क्या है और कैसे है। कल आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट है। आई गेस कल टेस्ट किस टाइम पे लेना है? मैं इसको टाइम क्लास फिक्स ना करो, 10 से लेकर 3 तक का टाइम में दो, रैंडमली जिसने आके लेना लीजिए। तो एवरी सैटरडे इज़ योर टेस्ट डे। अगर आप ये कहते हैं कि टेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो क्या करें, ना लें। टेस्ट ना लो तब अज़ाब, लो तब अज़ाब है, तो टेस्ट देने पड़ेंगे आपको, वरना आपकी अगली अटैम्प्ट स्प्रिंग 2026 के यही टेक्स पढ़ रहे होंगे। और टेक्स का पेपर एक बहुत ज़ालम पेपर है, यहाँ तो पहली अटैम्प्ट है या तीसरी अटैम्प्ट है, ये कंफर्म है, ये दूसरी अटैम्प्ट में पास होने वाला पेपर नहीं होता। ये अभी जिसकी फर्स्ट अटैम्प्ट है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, एजम्पशन लेते हैं, जिसकी फर्स्ट अटैम्प्ट है उसका पेपर पास नहीं होता, अगले अटैम्प्ट में सिलेबस चेंज हो जाएगा। उसने क्या करना है, सेल्फ स्टडी करनी है, उसको पता नहीं टैक्स में चेंजेस क्या आई हैं, आई क्या, फिर क्या करेगा, उसको शहीद कर देगा। फिर वो क्या करेगा, अल्टीमेटली जाकर तरले मिनते हमारे कोई थर्ड अटैम्प्ट में जाकर अटैम्प्ट करेगा, पास होगा। तो ये टैक्स का सिलेबस जो है ये बहुत ही प्रैक्टिकल सिलेबस है। आप कोई हाइपोथेटिकल स्टडी नहीं पढ़ रहे कि वो जी E इज़ इक्वल टू MC स्क्वायर, ये नहीं कर रहे। आपने देख न्यूट्रॉन्स नहीं आ रहे, प्रोटॉन्स नहीं जा रहे, कहाँ देख रहे हैं, ये आपकी प्रैक्टिकल स्टडी है। हम जितनी बातें कर रहे हैं ये आपकी डेली लाइफ से रिलेट कर रही है। आप एग्जाम्पल जो पढ़ रहे हैं ये आपकी डेली लाइफ से रिलेट कर रहे हैं। आप इस वक्त का सबसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो आपकी डेली लाइफ से रिलेट कर रहे हैं, तो इसको आपको देना पड़ेगा और आपको टेस्ट देने पड़ेंगे अभी सैटरडे को। जिसको टेस्ट से मसला है वो ना आए, अल्टीमेटली हम उसको हाईलाइट कर देंगे, जब उसका फेल होगा हम कहेंगे भाई आपका फेल होने में आपकी करतूतें ने सबसे वाज़ी है, बिकॉज आप इंतहा के नॉन सीरियस से, आप नॉन सीरियस हैं, आप फेल हैं, दैट इज़ क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर है, आप नॉन सीरियस हैं, आप फेल हैं। मुझे समझ नहीं आती कि लाइक क्या तकलीफ़ होती है, ये टेस्ट क्यों ले रहे हैं, ये तो आर्ग्यूमेंट बनना ही नहीं चाहिए किसी का, अभी आप टेस्ट क्यों ले रहे हैं, क्या तकलीफ़ है, क्यों नहीं टेस्ट दिए जाते, क्या टेस्ट के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, बताएं। आई कैप ने आपको जज नहीं करना कि आपने 3 माह में पढ़ा है, 6 माह में पढ़ा है, पहली अटैम्प्ट है, दूसरी अटैम्प्ट है, 5वीं अटैम्प्ट है, उसने आपको जज करना है 3 घंटे 15 मिनट से। तो आपको क्या 3 घंटे 15 मिनट की हमें तैयारी नहीं करवानी, आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ जाएँ, आपको अगर लिखना नहीं आता फेल है, तो वो लिखना कहाँ सीखेंगे आप, कैसे सीखेंगे आप इससे पहले मेजोरिटी पेपर दे के कौन सा आए होते हैं, PRC का पेपर दे के आए होते हैं, उस पर ज़िंदगी में कभी लिखा ही नहीं होता आपने, वो कोई 2-3 असाइनमेंट करते हैं, तुक्के मारते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, पास हो जाते हैं, वो शौक़े बनते हैं कि 33.3% से ये डन। तो यहाँ पे फिर इनके तुम्हारे पहले तो पेपर पास नहीं हो रहे होते, रो रहे होते हैं, पिट रहे होते हैं, और फ्लेक्स करते जी हमारा बिजनेस लॉ पास है, वकील बनने आए हो। अकाउंटिंग में तुम्हारी 6 अटैम्प्ट लगी होती हैं, टैक्स तुमसे पास नहीं हो रहा होता जी, पास कौन सा है, बिजनेस लॉ। तो कोई एहसान नहीं किया आपने, तो आपको आना पड़ेगा, आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, अगर नहीं देने ठीक है ना दें,
मेरे सर पे कोई एहसान नहीं है, मेरा एक रिसोर्स प्रॉपर एलोकेटेड है, हमारे कॉलेज के रिसोर्सेज लग रहे हैं, हमारे तो कॉस्ट लग रही है, आपका आना ना आना इज़ नॉट अ मैटर फॉर मी। हाँ, लेकिन हम रिपोर्टिंग इतनी इस दफ़ा बना रहे हैं विद CRN नंबर कि कल को कोई बच्चा फेल होता है, कोई जी फेल हो गया हूँ, ये हुआ, सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, उसी वक्त आपका रिजल्ट कार्ड पब्लिकली डिस्प्ले कर दूंगा कि सेशन में 15 टेस्ट हुए हैं, इससे टेस्ट दिए कितने हैं। अभी हमारे कोई 4 टेस्ट हो चुके हुए थे भाई गैस प्री बैच के, जो बोल रहे हैं उन्होंने एक टेस्ट नहीं दिया हुआ, और हर टेस्ट में बोलते हैं टेस्ट नहीं हो रहा, टेस्ट नहीं हो रहा, टेस्ट नहीं हो रहा, या टेस्ट क्यों हो रहा है। तो ये जो होते हैं ना इस तरह के अटेंशन सीकर, अटेंशन ग्रैबर, आप अभी अटेंशन तो सीख कर लें, लेकिन फिर आपकी अटैम्प्ट जो है वो 3 अटैम्प्टों के बाद सीख होगी जाके। आपका सब्जेक्ट इस वक्त पास होना है जब तो लोगों का क्वालिफाई हो जाता है। तो जब डे 1 पे कह दिया कि एवरी सैटरडे इज़ योर टेस्ट एंड दैट्स इट, हमने चैप्टर कर लिया है, चैप्टर हमारा कल कंप्लीट हुआ है, आप मुझे बताएं कि उसके हमने पास पेपर नहीं करवाए, क्या उसका कोई सवाल छोड़ा है? जब सब कुछ करवा दिया और आपके पास टाइम भी है तो कल टेस्ट दें, अगले फ्राइडे तक जितना ये चैप्टर होगा आप टेस्ट दें। तो एवरी सैटरडे इज़ योर टेस्ट डे। आपकी तैयारी 3 घंटे 15 मिनट के हिसाब से होनी चाहिए, जो ICAP में जाके सितंबर में लिखना है आपने, उसकी तैयारी करनी है आपने। पेपर लिखना सीखना है, पेपर को टाइम में लिखना सीखना है, टाइम मैनेजमेंट सीखनी है। अभी आप लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा, सारा आप लोगों को याद हो गया होगा जी, 183 डेज रेजिडेंट है, ये है, ज़रा लिख के दिखाएं हैं मुझे कल। आप इन रूल्स को याद करने के बावजूद फेल होंगे। क्यों? जब फर्स्ट टाइम टेस्ट देंगे समझ नहीं आनी, सवाल करना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है, लॉजिक कैसे बनानी है, रीजनिंग कहाँ पे लिखनी है, क्या होगा। उर्दू में पूछूं तो बता देंगे, लेकिन पेपर से आपसे वही चीज़ लिखी नहीं जानी। तो ICAP ने आपसे ये नहीं सुनना कि भाई बताएं क्या है क्या नहीं, उसने आपको जज करना है उस आंसर शीट से जो आप लिख के आए हैं। आप कल का टेस्ट जब होता है, जब उसका मंडे या ट्यूसडे का रिजल्ट आएगा देख लीजिएगा, आप में से मेजोरिटी बच्चे जो हैं बड़ी मुश्किल से पास हुए होंगे। हालांकि अगर मैं आपसे ज़बानी सुन रहा हूँगा, आप सारे ठीक बता रहे होंगे, तो प्रॉब्लम कहाँ पे होगी जी? लिखना नहीं आता। तो अगर ये प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन ना हो पूरे सेशन में और हम आपके टेस्ट ना लें, आपको ऐसे ICAP में भेज दें, फेल ही होना है आप लोगों ने। जब हम आपको 3 घंटे 15 मिनट की तैयारी करवा रहे हैं जो सितंबर में होनी है, तो क्या तकलीफ होती है? ये क्यों आता है हर वीकेंड के ऊपर जी टेस्ट है, टेस्ट है, टेस्ट है, टेस्ट क्यों ले रहे हैं? ना दें टेस्ट। नेक्स्ट टाइम किसी ने मैसेज किया ना कि टेस्ट क्यों ले रहे हैं, रिमूव फ्रॉम द ग्रुप, सीधा निकाल दो, पेड है वट एवर जो भी है निकाल दो। जब एक एक्टिविटी क्लास का पार्ट है वो करनी पड़ेगी। कल को फेल होगा कि फिर हमें पकड़ के बैठेंगे। लास्ट सेशन में अभी जो पास हुए 400+ स्टूडेंट पास हुए मेरे, 400 बच्चा मुंह से कहना है जो पास हुए 400+ है, अजीब है यहाँ पे। तो ये क्लियर कह रहा हूँ, जिसने कहा ना टेस्ट क्यों ले रहे हैं, रिमूव कर दो ग्रुप से। ये एक्सक्यूज नहीं, टेस्ट क्यों ले रहे हैं, ना लो तब मसला, लो तब मसला, पता नहीं क्या है ये। तो ये चीज़ आपने देखनी है, टेस्ट आप लोग देंगे और टेस्ट के ऊपर कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। यहाँ पे 10-12 टेस्ट देके पास करके पेपर पास होगा, ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। इतना आपको एहसास नहीं है कि आप एज ऑफ टुडे सबसे क्रूशल टाइम पे हैं। ये वो अटैम्प्ट है जहाँ पे स्कीम का पंगा पड़ना है, किसी को कोई श्योरिटी नहीं है स्कीम चेंज होनी है नहीं होनी, क्या है क्या नहीं, किसी को नहीं पता। ICAP आता है, सेमिनार करता है, फिर भूल जाता है, वो कोई ना कोई स्पेकुलेशंस करता है, ना हमें पता है ना आपको पता है। सिलेबस हमें दे दी हैं, बुक्स कह रहे हैं जी आजकल बुक्स भी आ जाएंगी, हमें सिलेबस भी दे देंगे, हमें बुक्स भी दे देंगे, बट आने कब से किसी को नहीं पता। क्या अगली अटैम्प्ट न्यू स्कीम की है नहीं है, किसी को नहीं पता। अगर है तो ये अटैम्प्ट बहुत ही क्रूशल है, बिकॉज जिसका पेपर पास होगा उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। फिर नई स्कीम पे एक और पंगा, पेपर 3 महीने बाद है कि 6 महीने बाद है, किसी को नहीं पता। अभी सिलेबस हमें आ गया, टेस्टिंग का लेवल क्या है क्या नहीं, किसी को नहीं पता। तो जब इतनी बड़ी एम्बिग्विटीज़ में आप बैठे हुए हैं, जब आपको पता है फोर्स और होना ही होना है, स्कीम आनी ही आनी है, ये एम्बिग्विटीज़ होनी ही होनी है, तो ये दिस इज़ द मोस्ट क्रूशल स्टेज आपके इस पूरे एकेडमिक्स में बैठी हुई है कि आप जो पेपर पढ़ रहे हैं वो पेपर आपने पास करना है। आपका अगर ग्रुप ए क्वालिफाई होने वाला तो क्वालिफाई करें, ग्रुप पे बेनिफिट लें। आपका अगर ये फॉर एग्जांपल मैं टैक्स की बात करूँ, पेपर रह जाता है खुदा ना खास्ता, एक तो सिलेबस चेंज होना है, बिकॉज जून में आपका टैक्स ईयर चेंज हो जाना है, जुलाई से नया बजट आना है, अगले टाइम का सिलेबस चेंज है, ये तो कन्फर्म हो गया। कितना चेंज आएगा किसी को नहीं पता, अभी गवर्नमेंट ने बनाना है बजट। फिर ICAP की अगर स्कीम चेंज होगी तो टैक्स का पैटर्न क्या होगा वो भी किसी को नहीं पता, किस तरह टेस्टिंग होगी, 3 महीने बाद पेपर है, 4 महीने बाद है, 6 महीने बाद, किसी का कुछ नहीं पता अभी।
तो जब इतनी एम्बिग्विटीज़ हैं, इतनी अनसर्टेनिटीज़ में बैठे हुए हैं आप लोग, तो ये जो आपके पास टाइम पीरियड रह गया है, अब ये मई का एंड हो गया, आज आपके पास टाइम रह कितना गया, जून का रह गया और जुलाई का रह गया। अगस्त को आप टाइम काउंट ना करें, अगस्त में नहीं पढ़ा जाना, वो रट्टे वाला टाइम होता है सिर्फ, उसमें 5-5 घंटे आपने सिर्फ अपना दिमाग ख़राब करके फेल ही होने। पढ़ने का टाइम जून और जुलाई का है। जून में आपकी बड़ी ईद आ रही है, बड़ी ईद का मतलब है एक हफ्ता क्लासेस नहीं है, वो तो कॉलेज की भी क्लासेस नहीं होनी, उससे ना हफ्ता पहले आपने पढ़ना है ना हफ्ता बाद आपने पढ़ना है, खा खा के मरने वाले हो जाएंगे। ईद ख़त्म होनी है, 20 दिनों बाद मुहर्रम की छुट्टियां आ जानी है। अब मुहर्रम की छुट्टियां भी कुछ इस तरह से आ रही है, पूरा वीक आपका ऑफ जा रहा है, वो तो बिल्कुल वीक में मिड में मुहर्रम आ रहे हैं, 9-10 जुमेरात जुमे को बन रहे हैं। तो अगर जुमेरात को छुट्टी है तो जो हॉस्टलाइज हैं कहाँ करेंगे, घर चले जाएंगे, लॉन्ग वीकेंड है, आएंगे कब, अगले ट्यूसडे वेडनेसडे को। तो आपकी फॉर श्योर जो कैलकुलेटेड लीव्स बन रही है ना ये वाली ईद और मुहर्रमों की, 15 के करीब तो ये बन जानी है। फिर टाइम क्या रह गया आपके पास, कोई टाइम नहीं है आपके पास। ये सबसे क्रूशल टाइम में बैठे हुए आप। और अगर स्कीम ना होती फिर तो ठीक है यार, कोई मसला नहीं है, स्कीम का ही मसला है, सिलेबस का ही मसला है, टाइम भी कम है, बारिशें भी होनी है, ये कंफर्म है। अभी बारिशें होनी है, जुलाई में बारिशें होंगी। लास्ट टाइम भी बारिश हुई थी, कॉलेज बंद हुए, रोड्स बंद हुए, लाहौर डूब गया और अर्बन फ्लडिंग हुई थी। तो ये भी मसले हैं। और भी कोई पंगा पड़ सकता है, फिर जंग लग जाए मोदी वाली, फिर छुट्टियां हो जाएंगी। फिर अगर हम वीडियो देते हैं कि आपका लॉस ना हो, उस पर ही मसला आता है, जी वीडियो क्यों दे रहे हैं, जंग लगी है, पढ़ा नहीं आता। ये अपने ना अपने अंदर ये जो सीरियसनेस है वो डेवलप करनी पड़ेगी आप लोगों को। आपके पास टाइम लिटरली कम है। आपका मई आज 16 मई है मेरे ख्याल से, कोई हफ्ता हो गया इंडिया को मारे हुए, हाँ पूरे 7 दिन हो गए इंडिया को मारे हुए हमें। तो मई ख़त्म, आधा मई रह गया। जून के स्टार्टिंग में छुट्टियां आ जानी, आई गेस 8 या 9 जून को ईद है, बड़ी ईद है। तो वहाँ पे जून का पहला वीक तकरीबन डिस्टर्ब आपका होना, 1.5 हफ्ता डिस्टर्ब जाना है। फिर जुलाई के स्टार्टिंग में मुहर्रम की छुट्टियाँ आ जानी है, वो भी डिस्टर्ब है। तो फिर सिलेबस कब ख़त्म होगा आपका, कहाँ प्रैक्टिस करेंगे, कब करेंगे। तो आपके पास यही टाइम है कि अभी भी रोज़ का काम रोज़ कर रहे हो तो ठीक है, अगर कोई सा काम रोज़ नहीं हो रहा तो भाई हर गुजरता दिन आपको अगली अटैम्प्ट के लिए लेके जा रहा है। तो फिर अपनी ना पॉकेट मनी सेव करना शुरू कर दें, रोज़ के 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये भी सेव करेंगे तो मार्च 26 के पेपर के पैसे पूरे हो जाएंगे आपके पास। या कहीं ना कहीं डालने कमेटी अपनी कि अगर आपका यही नॉन सीरियस एटीट्यूड रहेगा तो मार्च 26 में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उसकी, या तो सीरियस हो जाए। और टेस्ट आपका पास पेपर में से नहीं होना। टेस्ट 1 जो है चलें कल है, मैं थोड़ा सा हल्का रख देता हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए, लेकिन फ्रॉम ऑनवर्ड टेस्ट की डिफ़िकल्टी आई के बराबर होगी। कल का टेस्ट हम थोड़ा नॉर्मल रखेंगे कि आप लोग ज़रा करें, आपका हमने लिखना देखना है कि आपको लिखना आता है कि नहीं आता। आपको ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे करवाए हैं आपको, कि आपसे डेज काउंट होते हैं कि नहीं होते, आप किस तरह उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग करते हैं, वो देखनी है। उसके बाद मैं टेस्ट भी खींच दूँगा, डिफ़िकल्ट टेस्ट होंगे। अभी तो मैंने एक चीज़ रखी नहीं हुई, उस बंदे के पास हर चीज़ पड़ी हुई है, हर चैप्टर की उसके पास 2-2 पड़ी हैं असाइनमेंट्स जो अदर देन टेस्ट है, हम नहीं देते। हर चैप्टर की अदर देन टेस्ट 2 या 3 असाइनमेंट्स पड़ी हैं मेरे पास जो मैं नहीं दे रहा। टेस्ट देते हुए इनको आपको ये हालात है, उसमें क्या करेंगे आप लोग। तो आप लोग खुद सीरियस नहीं है, थोड़ा सीरियसनेस आपको होनी पड़ेगी। अब किसी ने टेस्ट के बारे में कुछ कहा तो मुझे नहीं बताना, उड़ा देना उसके ग्रुप से। इस एग्जाम्पल पे आते हैं रिसीट बेसिस की। रिसीट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ रिसीट, मैप मेड अवेलेबल, एक्चुअली रिसीव, पेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। एग्जाम्पल देखते हैं। और ये रिसीट वाला पॉइंट जो है पेपर में बड़ा ज़्यादा आता है। आपका ऑटम 17 का न्यूमेरिकल है मिस्टर तकी अहमद का। मिस्टर तकी अहमद के न्यूमेरिकल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कम्प्लेक्सिटी है वो रिसीट की है। तो ये न्यूमेरिकली आपको तंग करती है। क्या देखते हैं, कहते हैं जी मिस्टर दानियाल इज़ वर्किंग एज अ फ्रंट डेस्क ऑफिसर इन SBI। ही ज्वाइन द SBI ऑन 1 अगस्त 2022। इन टैक्स ईयर 2023 सैलरी पर मंथ वो 30,000। उसकी 2023 की टैक्स ईयर सैलरी कितनी है, 30,000 पर मंथ है। और टैक्स ईयर 24 पर सैलरी कितनी है उसकी, 40,000 है। मतलब उसको इंक्रीमेंट 10,000 का दे दिया। एज पर द पॉलिसी कंपनी पे सैलरी टू द एम्प्लॉय ऑन द सेकेंड डे आफ्टर द ईच ऑफ मंथ। अब ये असूल ही दुनिया के ये होता है, भाई आप नौकरी आज करते हैं तनख्वाह आपको उस वक्त नहीं मिल जाती। आप 1 महीना काम करेंगे फिर आपको अगले माह सैलरी मिलेगी। ये अगर मई का मंथ है, अगर पूरा मई के महीने में काम करूँगा तो इसकी सैलरी कब मिलेगी, मुझे जून में मिलेगी। जून की कब मिलेगी, जुलाई में मिलेगी। जुलाई की कब मिलेगी, अगस्त में मिलेगी। ये सैलरी का असूल है।
मिस्टर तकी अहमद, यहाँ पे ना रेफरेंस पे क्वेश्चन का नाम लिखें, मिस्टर तकी अहमद क्वेश्चन का नाम है, ऑटम 2017 में है, उसकी सबसे बड़ी एडजस्टमेंट जो है वो इससे रिलेट कर रही है, जो हिस्टोरिकली सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट मानी जाती है, जो अगर आप इस चैप्टर के एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ेंगे उसमें बताया भी हुआ है उसने। तो हम देखते हैं अब इसकी इनकम। अब देखते हैं टैक्स ईयर सबसे पहले है 2023। टैक्स ईयर 2023 का मतलब क्या है, 1 जुलाई 2022 से शुरू हुआ होगा और कब ख़त्म हुआ होगा, 30 जून 2023 को ख़त्म हुआ होगा। अब इसने नौकरी कब ज्वाइन की है, अगस्त में, तो अगस्त में सैलरी नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, सितंबर में। तो इसको इस टैक्स ईयर में 30 जून तक कितने मंथ्स की सैलरी मिली होगी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 10 महीने की सैलरी इसको मिली है टैक्स ईयर में। कितनी थी, 30,000 इंटू 10, क्या जवाब आएगा, 3 लाख जो है वो उसके टैक्स ईयर 2023 की सैलरी जो है वो बनी है। डन हो गया। अब ज़रा मुझे बताएं, जो उसने जून 2023 में काम किया उसकी सैलरी कब मिलेगी उसको, जुलाई में। लेकिन जब जुलाई की बात करें तो 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक तो टैक्स चेंज हो गया। इसका मतलब जुलाई में जो पैसे मिले वो तो अगले टैक्स में फॉल कर गए हैं। तो उसको जो जून की सैलरी थी वो 30,000 थी, वो कब मिली है उसको, जुलाई में मिली, अगले साल की। तो जुलाई में से कितना रिसीव हुआ, 30,000। और उसने कहा कि भाई टैक्स ईयर चेंज हो गया, हमने तुम्हारी तनख्वाह भी क्या कर दी है, चेंज कर दी है। अब तनख्वाह कितनी है, 40,000। तो इसका मतलब इसको 40,000 मिला है बाकी 11 महीने के लिए। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो ये कितना रहेगा, 440। तो इसको 2024 में जो पैसे मिले हैं वो कितने हैं, 4,70,000 रुपये जो हैं वो क्या किए हैं, इसने रिसीव किए हैं। तो ये है रिसीट बेसिस कि आपने रिसीव कितने किए हैं, उसको हमने क्या करना है, इस तरह से लेकर चलना होता है। इज दैट क्लियर। अब हम इस रूल की ना एक्सेप्शन देखते हैं, क्या सैलरी हमेशा रिसीट बेसिस पर टैक्स होती है, द आंसर इज़ नो। आप इसको एक्रूवल बेसिस के ऊपर भी टैक्स करवा देते हैं। रिसेंट जो सैलरी के सवाल आए हैं ना पेपर में, जो रिसेंट एडजस्टमेंट इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस की आई है वो इस एक्रूवल बेसिस वाले से ही आ रही है। मतलब आई कैप 3 नंबर का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस, 5 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इस रूल से भी पूछा है उसने 24 में और 25 में। अब है रिसीट बेसिस की एक्सेप्शन, ज़रा इसको देखते हैं। हमारा नॉर्मल रूल क्या है, सैलरी की बात करें, हमारा सैलरी का अगर नॉर्मल रूल जो है अगर हम उसको देखें तो ये किसके ऊपर टैक्स होती है, हमेशा रिसीट बेसिस के ऊपर। और रिसीट हमने पढ़ लिया, मैप, पैसा मिलेगा इनकम में ऐड कर दो। अब हम देखेंगे इस रूल की एक्सेप्शन, क्या देखेंगे, इस रूल की एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब है कि हम सैलरी को टैक्स तो कर रहे हैं लेकिन किसकी बेसिस के ऊपर, एक्रूवल बेसिस के ऊपर। किसके ऊपर टैक्स कर रहे हैं, एक्रूवल बेसिस के ऊपर टैक्स कर रहे हैं। एक्रूवल का मतलब है कि जिस साल की सैलरी थी, जिस मंथ की थी, उसमें लेके चले जाओ। लेकिन एक्रूवल बेसिस पे कब टैक्स करेंगे, रिमेंबर, जब आपको सैलरी एरियर्स में मिल रही है, बकाया जात की फॉर्म में मिल रही है, और इसकी वजह से आपकी इनकम जो है वो भी बढ़ जाएगी, आपका टैक्स जो है वो भी बढ़ रहा है। तो अगर ये सिनेरियो है, आप क्या करेंगे, आप कमिश्नर के पास जाएंगे, उससे कहेंगे सर मुझे ये एरियर्स में मिल रहे हैं पैसे, इस साल के नहीं थे, ये लास्ट ईयर के थे, बट मुझे मिले इस साल हैं, जिसकी वजह से मेरी इनकम क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है, टैक्स भी मुझे क्या पड़ रहा है, ज़्यादा पड़ रहा है। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे, वो आपको क्या कहेगा, ठीक है भाई इसको तुम रिसीट पे ना टैक्स करो, बल्कि किस पे टैक्स कर दो, एक्रूवल बेसिस पे टैक्स कर दो। इसको समझते हैं इस एग्जांपल से, दैट इज मिस्टर राणा हैज़ डिस्क्लोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। राणा की सैलरी जो है वो टैक्स ईयर 2020 में 30,000 पर मंथ है और टैक्स ईयर 2021 में कितनी है, 50,000 जो है पर मंथ है। ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस इन द सिटी, द सैलरी ऑफ लास्ट 4 months ऑफ टैक्स ईयर 2020 वॉज गिवन इन टैक्स ईयर 2021। कोई पंगा पुंगा पड़ गया था और सैलरी जो 20 की थी वो कब दी गई है, 21 में दी गई है। ऑल अदर पेमेंट्स आर मेड ऑन टाइम। और हमारा आंसर जो है अज्यूम करते हैं कि अगर 4 लाख तक इनकम है कोई टैक्स नहीं है,
अगर 4 लाख से लेकर 6.5 लाख तक इनकम है तो 1% टैक्स पे करना है, अगर 6.5 लाख से लेकर 9 तक इनकम है तो कितना टैक्स पे करना है, 5% पे करना है। हम पहले आते हैं ऑप्शन 1 में रिसीट बेसिस पे कि आपको कितनी सैलरी मिली है। अगर हम 2020 की बात करें तो उसको 8 महीने की सैलरी दी है हमें, ऐसे ही है। तो 3 लाख इंटू 8 करेंगे, जवाब क्या आएगा 240, विच इज़ लेस देन 4 लाख, तो कोई टैक्स पे नहीं होगा। और हम अगले साल की बात करें 21 में, तो 21 की सैलरी कितनी थी उसकी 50,000 पर मंथ, वो तो पूरी की पूरी मिली है उसको साल की 6 लाख रुपया। लेकिन जब पिछले साल के पैसे थे 30,000 पर मंथ, जो 4 वहाँ के बनते हैं कितने 1,20,000, वो भी कम मिल गए हैं उसको, इसी साल मिल गए हैं। तो इस साल उसको टोटल कितने पैसे मिले हैं 720, ये इसको अमाउंट रिसीव हुई है। तो अब देखें ये किस में फॉल कर रही है आखिरी में, तो आप इसका लगाएं 5% टैक्स कितना पे करना पड़ेगा 36,500। तो अगर रिसीट बेसिस पे जाते हैं तो 20 में कोई टैक्स पे नहीं किया और 21 में कितना पड़ गया इसको 36,500 पड़ गया। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे, वो कहता सर मुझे पैसे मेरे इसने है ही नहीं थे, तनख्वाह मेरी 6 लाख बनती है, ये 1,20 जो है मुझे तो मिला है एरियर्स में, पेमेंट लास्ट ईयर की थी मुझे अब मिल रही, मेरा क्या कसूर है इसमें। कहता ठीक है, हम इसको देखते हैं अक्रूवल बेसिस के ऊपर। तो अगर हम जाएं अक्रूवल बेसिस में, इसका मतलब है कि जिस साल की इनकम थी उसी साल में बताओ, तो आपको मिली है नहीं मिली उसी साल में शो करो। तो तनख्वाह कितनी 30,000, 12 से मल्टीप्लाई किया कितनी बनी 360, विच इज़ लेस देन 4 लाख, कोई टैक्स नहीं होगा। अगले साल में उसकी तनख्वाह कितनी थी 50,000 पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई कितनी आ गई 6 लाख, और 6 लाख पर टैक्स कितना आएगा इसका 6,000 आएगा। अब आप खुद बताएं 1% कितना आएगा 6,000 आएगा। अब आप खुद बताएं अगर वो रिसीट बेसिस पे जाता है उसको 36,500 पे करना पड़ेगा, और अगर वो अक्रूवल बेसिस पे जाता है कितना पे करना पड़ेगा 6। तो टैक्स पेयर के लिए ज़्यादा किससे बेनिफिट है 6,000 में। तो वो क्या करेगा कि जो जाएगा कमिश्नर के पास कि सर ये मुझे पैसे मिले हैं एरियर्स में, तो काइंडली मुझे किस पे अलाउ कर दें अक्रूवल बेसिस पे अलाउ कर दें। तो वो अगर सेटिस्फाई हो गया कि वाकई आपका टैक्स बढ़ रहा है रिसीट बेसिस पे, तो वो क्या करेगा आपको अक्रूवल पे अलाउ कर देगा। तो अक्रूवल बेसिस पे हम फिर क्या करेंगे टैक्स पे कर रहे हैं। ओके ठीक है जी, हम इसको यहाँ वाइंड अप करते हैं बिकॉज जुम्मे है। मंडे को मिलते हैं और मंडे को फिर हम सैलरी की डेफिनेशन, अलाउंसेस और तमाम रेलेवेंट कंसेप्ट जो हैं वो डिस्कस करेंगे।